आपको बताया था कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क इसको कहा गया है। और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में हमने चर्चा किया था कि सबसे पहले हमारे देश में शिक्षा नीति कब आया था? 1968 में। दूसरी बार शिक्षा नीति कब आया? 1986 में। आचार्य राममूर्ति कमेटी का गठन कब हुआ? 1987 में। और प्रोफेसर यशपाल कमेटी का गठन कब हुआ? 1993 में। बताए थे ना। अच्छा, एनसीएफ का जो टैगलाइन था वो क्या था? लर्निंग विदाउट बर्डन, मतलब बिना भार का बच्चा को क्या कराना है? अधिगम कराना है ना। उसको हम लोग बोले थे लर्निंग विदाउट बर्डन। आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीएफ के विशेषता को, तो ध्यान दीजिएगा, आप अपने नोट्स में निकालिए। आप अपने नोट्स में निकालिएगा एनसीएफ टॉपिक, और एनसीएफ टॉपिक में लिखा होगा एनसीएफ का विशेषता के बारे में। जिनको नोट्स नहीं मिला आगे ले लीजिए, किनको नहीं मिला है आगे ले लीजिए। नोट्स जिनको नहीं मिला है ले लीजिए, नोट्स हमारे पास अवेलेबल हो चुका है, तो आप आकर के यहाँ पर ले सकते हैं। जो नए छात्र होंगे सभी लोग ले लीजिए, आईएनसीएफ निकाल लीजिए, उसी में दिया हुआ है। दो है उसमें, दे दो, दो आदमी ले लीजिए। अब उसमें देखिए एनसीएफ टॉपिक निकालिए। सबसे पहला विशेषता देखिए, पहला विशेषता कह रहा है कि शिक्षा का अभी तक का सबसे नवीनतम रिपोर्ट हमारा कौन है? एनसीएफ 2005। लाइट जला दीजिएगा, वहां से जो लोग बैठे हुए हैं वहां से लाइट जला दीजिएगा, ठीक है। तो शिक्षा का अभी तक का सबसे नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज कौन है? एनसीएफ 2005। ध्यान दीजिएगा, एनसीएफ 2005 का फुल फॉर्म होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। इसका जो टैगलाइन था वो था लर्निंग विदाउट बर्डन, मतलब बिना भार का बच्चा को अधिगम कराना है। जिसमें हमने बता दिया था कि 1968 में सबसे पहले शिक्षा नीति आया हमारे देश में। उसके बाद 1986 में दूसरी बार शिक्षा नीति आया हमारे देश में। आचार्य राममूर्ति कमेटी का गठन 1987 हुआ था, और यशपाल कमेटी का गठन 1993 में हुआ था। अगर आप यह सब चीजें नहीं पढ़े हैं तो पिछला वीडियो जब हमारा आप देखिएगा तो ये सब चीज आपको देखने को मिल जाएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीएफ 2005 की विशेषताएं। एनसीएफ 2005 की विशेषता में आखिर उन 21 देश के शिक्षाविदों ने हमारे करिकुलम फ्रेमवर्क को कैसे सजाया और उन्होंने हमारे करिकुलम फ्रेमवर्क के बारे में क्या कहा। तो पहला पॉइंट ये कहा कि भाई एनसीएफ जो है वो अभी तक का सबसे नवीनतम दस्तावेज है। आपको बताते चले कि 1975 में भी एनसीएफ बनाने का प्रयास किया गया था, 1988 में भी एनसीएफ बनाने का प्रयास किया गया था, फिर 2000 में भी एनसीएफ बनाने का प्रयास किया गया, और फाइनली जो हमारे सामने जो एनसीएफ है वो कौन बना है? 2005 वाला है। तो ध्यान दीजिएगा, 1975 वाला असफल रहा, 1988 वाला असफल रहा, 2000 वाला थोड़ा सा सफल जरूर हुआ, लेकिन सबसे प्रभावी अगर कोई एनसीएफ वर्तमान में है तो वो हमारा कौन है? एनसीएफ 2005। तो अगर सबसे पहला आपसे सवाल ये किया जाए कि बताइए करिकुलम के क्षेत्र में, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के क्षेत्र में अभी तक का सबसे नवीनतम करिकुलम फ्रेमवर्क कौन है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? तो आपका जवाब होना चाहिए कि एनसीएफ 2005 हमारा सबसे नवीनतम करिकुलम फ्रेमवर्क है। बोलो क्लियर। दूसरा विशेषता समझिए, ज्ञान को स्कूल के अलावा बाहरी जीवन से जोड़ना है। इसमें 21 देश के शिक्षाविदों ने एक बात और कही, ज्ञान को, जो नॉलेज है, उस नॉलेज को आपको क्या करना है? स्कूल के अलावा बाहरी जीवन से जोड़ने का प्रयास करें। सपोज दैट अगर किसी बच्चा को प्लांट पढ़ाना है, अगर किसी बच्चा को पौधा नामक टॉपिक पढ़ाना है, तो एनसीएफ का कहना यह था कि केवल आप क्लास में जाकर ही पौधा को पढ़ाने का प्रयास नहीं करें। कभी कभी पौधा नामक टॉपिक को बाहर जीवन से जोड़कर भी सिखाने का प्रयास करें। जैसे सामान्य जीवन में भी तो बच्चे पौधा को देखते हैं, प्लांट्स को देखते हैं, तो आप ये भी प्रयास करें कि भाई पौधा जो है बाहरी जीवन में बच्चा जो देख रहा है, तो बाहरी जीवन से जोड़कर हम इस प्लांट्स के बारे में बच्चा को सिखाने और समझाने का प्रयास करें, है ना। क्लास में पढ़ाने में और बाहरी जीवन से जोड़कर पढ़ाने में अंतर होगा कि नहीं? अगर किसी बच्चा को आप क्लास में जाकर के सीधा बोर्ड पर लिख देते हो कि आज हम लोग पौधा नामक टॉपिक को पढ़ेंगे, और आप पढ़ाना चालू कर देते हो उसमें, और किसी बच्चा को क्लास में जाते जाते आप यह बात कह रहे हैं कि बेटा क्या तुम जानते हो पौधा क्या होता है? क्या तुम जानते हो पौधा में जाइलम प्रोसेस क्या है? क्या तुम जानते हो फ्लोएम प्रोसेस क्या है? क्या तुम जानते हो जड़ कैसा होता है? क्या तुम जानते हो तना कैसा होता है? क्या तुम जानते हो पत्तियां कैसा होता है? बच्चा कह रहा है नहीं सर नहीं जानते। कोई ये भी कह रहा है यस सर जानते। तो चलो आज बगीचा में लेकर के तुमको घुमाते हैं और बताते हैं कि पौधा के बारे में क्या क्या चीजें तुमको जानना जरूर। तो क्या वह शिक्षण प्रभावी होगा कि नहीं होगा? तो बगीचा में ले जाकर के पौधा नामक टॉपिक के बारे में चर्चा कराना ही
ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ने के बराबर। बोलो क्लियर? ठीक है ना? केवल क्लास में किसी टॉपिक को डील नहीं करना, क्योंकि आप एक ट्रेन टीचर और एक शिक्षक होने के नाते, एक प्रशिक्षित शिक्षक होने के नाते आपको किसी टॉपिक को बाहरी जीवन से जोड़कर भी सिखाने का प्रयास करना। और यह बातें हम नहीं कर, यह बातें एनसीएफ 2005 कर। बोलो क्लियर? चलिए, उसके बाद में तीसरा पॉइंट समझिए, कहता है पढ़ाई को रटने की प्रणाली से मुक्त किया जाए। मुक्त मतलब क्या होता है? फ्री करना। मतलब कह रहा है कि पढ़ाई को रटने की प्रणाली से फ्री कीजिए और समझने की प्रणाली तक बढ़ावा दीजिए। मतलब किसी पढ़ाई को केवल रटाना नहीं, समझाना है ना। मतलब जैसे मान लीजिए कि अगर हम बच्चों के सामने में यह सवाल किए और हम आपके सामने एक सूचना लिख रहे हैं, जैसे हमने यह बातें लिखा, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। यह बातें लिखना बड़ा आसान है और बच्चा को रटाना हो तो नहीं टफ है, बिना समझाए हुए इस चीज को। जैसे हमने कहा बच्चों को कि a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है। बच्चा सवाल ये भी कर सकता है, सर कैसे कर सकता है कि नहीं? तो अगर हम कैसे का जवाब देकर हम उसको पढ़ा रहे हैं ना, तो समझ लो कि पढ़ाई को हम समझाकर पढ़ा रहे हैं, है ना। अगर बच्चा पूछा कि सर कैसे, तो हमने कहा कि बस तुम याद रखो कि होता है तो होता है। अब ये हो गया क्या? अब ये हो गया कि बिना समझाए हुए रटा। तो आप बताइए, किसी चीज को आप समझाकर पढ़ाइएगा उसमें और किसी चीज को रटवा रहे हैं उसमें अंतर होगा कि नहीं? किसी कोई भी टॉपिक को, ये नहीं कोई टॉपिक आप ले लेते हैं तो बच्चा को आप केवल रटवाते हो, यहाँ ऐसे होता है तो होता है उसमें, और आप बताते हो कि यह कैसे होता है उसमें, अंतर है कि नहीं? तो सीधा यह कहना कि होता है तो होता है, इसका कहने का मतलब यह हुआ कि आप रटने की प्रणाली पर जोर देते हैं। अगर हम उसके रीजन, कारण को बता रहे हैं कि कैसे होता है, तब समझिए कि आप समझने की प्रणाली पर जोर दें। तो एनसीएफ 2005 कहता है कि रटने की प्रणाली पर जोर आपको नहीं देना, जोर कहाँ देना है? समझने की प्रणाली पर देना। बोलो क्लियर? ठीक है ना? रटने की प्रणाली को फ्री करना है, समझने की प्रणाली को एक्सेप्ट करना। अंडरस्टैंडिंग बेस्ड लर्निंग, समझ आधारित अधिगम हमारा होना चाहिए, है ना। अंडरस्टैंडिंग बेस्ड लर्निंग का मतलब ये होता है, अंडरस्टैंडिंग मतलब समझ, बेस का मतलब आधार, और लर्निंग का मतलब सीखना। सीखना ऐसा होना चाहिए जो बच्चा समझकर सीखे। क्लियर? ये एनसीएफ 2005 का कथन है। उसके बाद में कहता है पाठचर्या पाठ्यपुस्तक केंद्रित न हो। अब पाठचर्या पाठ्यपुस्तक केंद्रित न हो, इसका मतलब समझने का प्रयास कीजिएगा। पाठचर्या को हम लोग बोलते हैं कैरिकुलम, या फिर इसको आप कोर्स ऑफ स्टडी के नाम से भी जान सकते हैं। जैसे कौन कौन सा चीजें आपको पढ़ना है। सपोज दैट अगर हम बच्चा को मैथ पढ़ाने के लिए आए क्लास में, सपोज दैट, तो मैथ पढ़ाने के लिए आया तो मैथ में हमको दूसरी क्लास में पढ़ना था एडिशन। एडिशन समझते हैं? जोड़। तो बच्चा की किताब में दिया हुआ था कि 5 प्लस 2 बराबर क्या होगा, 7 प्लस 3 बराबर क्या होगा, 4 प्लस 2 बराबर क्या होगा, 3 प्लस 8 बराबर क्या होगा। मतलब बच्चा के किताब में एक्सरसाइज 1 में इतना प्रश्न दिया हुआ था। ठीक है, हम पढ़ाने आए हैं, बच्चा के एक्सरसाइज 1 में इतना बात दिया हुआ है, हमने बताना चालू किया। देखो बच्चों, ये 5 प्लस 2 बराबर 7 होगा, 7 प्लस 3 बराबर 10 होगा, 4 प्लस 2 बराबर 7 होगा, 8 प्लस 3 बराबर 11 होगा। सॉरी 4 प्लस 2 बराबर 6 होगा। अब यह बातें हम उसको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं और बच्चा के सामने में यह पूरा खाना पूर्ति नियम कर दिए, लेकिन बच्चा जो दूसरा क्लास में होगा वो होगा बाल अवस्था के काल में। अगर आप बीएड डीएड किए हैं तो आपको पढ़े होंगे कि बाल अवस्था का काल प्रश्न काल का समय होता है। 6 से 12 साल की जो अवस्था होती है बच्चों में, वो प्रश्न काल का समय है। बच्चा में क्यूरियोसिटी आता है प्रश्न को पूछने का। अगर आप उसको कहिएगा कि 7 प्लस 3 बराबर 10 हुआ, तो उसके मन में एक सवाल फरफराएगा, और वो सवाल ऐसा होगा कि अगर 7 प्लस 3 बराबर 10, तो 3 प्लस 7 बराबर कितना? समझ है ना? उसके मन में यह प्रश्न आएगा तो बच्चा कहेगा सर प्रॉब्लम 3 प्लस 7 बराबर कितना, है ना। तो अगर आप उसको कहिएगा 3 प्लस 7 बराबर कितना, अगर वह आप उसको केवल आप क्या सिखाएं कि 7 प्लस 3 बराबर कितना, लेकिन अगर बोलते सिंगल
अगर आप उसको कहिएगा, अगर आप उसको कहिएगा आप यह ना सिखाए कि 7 + 3 = 10, लेकिन वो आपसे प्रश्न किया कि सर जी 3 + 7 कितना होगा, तो आप कह दें कि जितना कहें उतना ही को ध्यान, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे किताब में 3 + 7 दिया हुआ है तो बच्चा कह रहा है नहीं सर, तो काहे दिमाग लगाना। अब जब यह बात हम बच्चों के सामने में कहेंगे ना, तो हमारा अधिगम जो होगा वो अधिगम हो गया हमारा पाठ्य पुस्तक केंद्रित, जिसको हम लोग बोलेंगे बुक सेंटर्ड एजुकेशन, जो एनसीएफ कह रहा है नहीं देना है। एनसीएफ कह रहा है जितना किताब में दिया उतना ही क्यों पढ़ाइएगा भाई, उतना ही क्यों पढ़ाएंगे। हो सकता है उससे कुछ अलग बच्चा पूछ ले, तो आप क्यों नहीं बताइएगा उसको। अब यहाँ पर आप किताब में दिया था कि 7 + 3 = कितना हो गया, तो आप बता दिए कि 10 होगा, लेकिन बच्चा ये सवाल किया ना कि सर 3 + 7 = कितना होगा, तो हमने कहा कि तुम्हारे किताब में 3 + 7 दिया, तो नहीं, तो काहे दिमाग लगा रहा है, जो दिया उतना ही तो दिमाग लगाओ, 10 होगा तो होगा। इसका मतलब अगर इस तरह का व्यवहार अगर आपका बच्चों के साथ में है, तो आप करा रहे हैं कौन सा अधिगम, पाठ्य पुस्तक केंद्रित अधिगम। पाठ्य पुस्तक केंद्रित का मतलब बुक सेंटर्ड एजुकेशन, जितना किताब में दिया है उतना ही बताएंगे, वो हो गया हमारा बुक सेंटर्ड एजुकेशन। लेकिन एनसीएफ कहता है यह चीजें आपको नहीं कराना, आपको बुक सेंटर्ड एजुकेशन नहीं कराना, बुक से संबंधित चीजों को आपको पढ़ाना है। अगर आपने बताया कि 7 + 3 = 10 हो गया, आप यह भी बता दिए रहते कि 7 + 3 = 10 कैसे हुआ है, तो शायद वो आपसे सवाल नहीं करता कि सर 3 + 7 = कितना होगा। इसका मतलब आप रटने की प्रणाली पर भी जोर दे रहे हैं, और उसके साथ साथ में आप पाठ्य पुस्तक केंद्रित अधिगम भी करा रहे हैं कि जितना किताब में दिया है उतना का केवल और केवल खाना पूर्ति करो। बातें समझ में आए। तो एनसीएफ जो 5 का नियम कहता है कि भाई पाठचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं होना चाहिए, मतलब निष्कर्षतः संभवतः यह बात समझ लीजिएगा, एनसीएफ 2005 कहता है कि बच्चा को हमेशा जो है क्या करना है, बुक सेंटर्ड एजुकेशन नहीं कराना है, बुक से अलग चीजों को भी सिखाने और समझाने का प्रयास करना। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद में कहता है राष्ट्र के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार। अब राष्ट्र के प्रति बच्चों में आस्था कैसे जागृत करेंगे, तो आप लोग जब नर्सरी एलकेजी यूकेजी में जब रहे होंगे, तो आप लोग इस बात पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। शुरू में नर्सरी एलकेजी यूकेजी में रहे होंगे तो आप लोगों को हमेशा कराया गया होगा ये चीजें। जब विद्यालय जाते थे तो पहले सावधान विश्राम दाएं मुड़ बाएं मुड़ कहा जाता था ना। उसके बाद आप लोग प्रार्थना करते थे, तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ। हालांकि प्रार्थना आपको नहीं कराने दिया जाता था, वो लड़कियां कराती थी, लेकिन उसमें शामिल आप भी रहते थे। लेकिन जय हिंद जय भारत बोलने के लिए तो आप थे, वो हमेशा लड़का ही बोलता था। वहाँ पर रूढ़िवादिता का दोष है, पूर्वाग्रह का दोष है कि जयकारा बोलाएगा लड़का और प्रार्थना कराएगी लड़की। 15 अगस्त में ईंटा धोएगा लड़का, और उसके बाद में अगर कोई चित्रकारी करना है अगर जमीन पर तो वो करेगी लड़की। तो ये हमारा रूढ़िवादिता है। लोग कहता है ना कि हमको कोई भेदभाव नहीं करना है, भेदभाव तो वहीं से स्टार्ट था, मास्टर साहब खुद करते आए थे। आप बताइए, अगर बांस काटना है झंडा तोलन करने के लिए, बांस को धोना है, तिरंगा कहीं साटना है, कागज कहीं चिपकाना है, तो उसके लिए लड़का फील्ड साफ करना है, लड़का को भिड़ा है कि नहीं। लेकिन कहीं पर फूल माला सजाना है, कहीं पर फूल अर्पण करना है, तो उसके लिए लड़कियां रहे, होता है कि नहीं। तो रूढ़िवादिता तो चालू हुआ वहीं से, और आज आप कहते हैं कि रूढ़िवादिता को आप छोड़ दीजिए। सिखाया कौन है? आप। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, जब आप लोग करते थे सावधान विश्राम तू ही राम है तू रहीम है, उसके बाद में जय हिंद जय भारत भी कराया गया होगा, भारत माता की जय भी कराया गया होगा, वंदे मातरम भी पढ़ाया गया होगा। अगर हमारा जब होश हुआ ना, आपका जब होश हुआ ना, तभी से यह चीजें हमारे दिमाग में बन गया है कि जय हिंद जय भारत, भारत माता की जय, तिरंगा झंडा का हमेशा हमको सम्मान करना चाहिए। जब से होश हुआ तब से आपके दिमाग में यह बातें डाला गया, और वो डाला गया तो आज के डेट में उसका फीडबैक यह है कि अगर आपसे कोई पूछेगा क्या तुम अपने देश से प्यार करते हो, तो आप कोई बिना कंफ्यूजन के आप सीधा कहेंगे यस ऑफ कोर्स, कहेंगे ना। लेकिन अगर आपको बचपन में नहीं कराया गया रहता भारत माता की जय, तिरंगा झंडा का सम्मान करो, वंदे मातरम,
जय जवान जय किसान, अगर यह चीजें नहीं कराया गया रहता तो 25 साल की उम्र में अगर आपसे पूछा जाता क्या तुम अपने देश से प्रेम करते हो, तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज जरूर होते। समझ में आ रहा बात है? मतलब बच्चों के दिल में हमारे देश के प्रति आस्था कैसे जागृत होगा? एकाएक नहीं, एनसीएफ कहता है उसमें आस्था आप तभी जागृत कर सकते हैं जब बच्चा को इस इन्वायरमेंट में शुरू से आपको रखना पड़ेगा। नर्सरी में तब से उसको कहवाइएगा ना भारत माता की जय, तब जाकर के 25 साल की उम्र में उसको भारत माता की जय कहने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। लेकिन डायरेक्ट 25 साल में अगर आप उसको कहवाइएगा भारत माता की जय तो उसको परेशानी होगी। तो बच्चों के दिल में आस्था जागृत करना है शुरू से। यह बात कौन कहता है? एनसीएफ 2005। कैसे बच्चा के मन में आस्था जागृत करना है वो तरीका हम आपको बताएं जो आप सभी के साथ में अप्लाई किया गया है। वही प्रार्थना कराना, रोज जय हिंद जय भारत कहलवाना, जन गण मन कराना, वंदे मातरम कराना, भारत माता की जय कराना, वो भारत के लिए हमारे दिल में हमारे देश के प्रति आस्था को जागृत करने के लिए कराया गया। तो एनसीएफ का रूल करता है। समझ में आया? तो बताइए बच्चों के मन में आस्था जागृत करना है कि नहीं करना है? राष्ट्र के प्रति जो है बच्चों में आस्था जागृत करना है कि नहीं करना? करना है। उसके बाद में कहता है कक्षा कक्ष को अन्य गतिविधि से जोड़ा है। अब अन्य गतिविधि का मतलब हो गया अदर्स एक्टिविटी। तो बच्चा को अदर्स एक्टिविटी से जोड़कर सिखाने का प्रयास कीजिए। कौन नहीं जानता कि 5 + 2 = 7 होता है? हर शिक्षक तो यही पढ़ाता है कि 5 है या 2 है, जुड़ेगा तो 7 हो जाएगा। ठीक है? हर शिक्षक यह जानता है कि 7 को और 3 को दोनों को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। लेकिन आप एक प्रशिक्षित शिक्षक, एक प्रशिक्षित ट्रेंड टीचर होने के नाते आपको जब यह चीजें सिखाना है तो कुछ गतिविधि के द्वारा सिखाइए, कुछ अलग एक्टिविटी के द्वारा सिखाने का प्रयास कीजिए ताकि आपका शिक्षण प्रभावी हो, आपका शिक्षण इफेक्टिव हो। तो हम ऐसे करेंगे जैसे यहाँ पर 25 लड़का बैठा हुआ है, 20 लड़कियां बैठी हुई है, तो हम कहेंगे चलो भाई राम खड़ा हो जाओ। राम जब खड़ा हो गया तो बोलेंगे राम को कि राम तुम अपने गैंग में टोटल 4 आदमी को शामिल करो। सीता तुम खड़ी हो जाओ, तुम अपने गैंग में टोटल 5 लड़कियों को शामिल करो। राम से फिर सवाल पूछेंगे बताओ तुम्हारे गैंग में टोटल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो बोलेगा सर 4 सदस्य और एक हम है, टोटल 5। जोड़ने वाला काम हम कराना उसको चालू कर दिए। ठीक है? अब वहीं पर उसको सिखाएंगे कि 4 सदस्य आए वो तुम, टोटल कितना हुआ? 4 के बाद में एक बढ़ेंगे तो कितना होगा? तो कहेगा सर 5। सिखा रहे हम जोड़, लेकिन पता नहीं चल रहा। समझ रहे ना? उसके बाद में सीता को फिर कहेंगे कि तुम अपने गैंग में भी कितने लड़की को जोड़ो? 5 लड़की को जोड़ो। तो सीता को सदस्यों को जोड़ने के बाद फिर सीता से हमने सवाल किया कि सीता बताओ तुम्हारे गैंग में टोटल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो सर 5 सदस्य और एक हम है, तो बताओ टोटल कितना हो गया? सीता से नहीं हम बात पूछेंगे, वहां पर गीता बैठी है उससे पूछेंगे कि बताओ सीता के पास में 5 सदस्य पहले से है और एक खुद है, तो बताओ टोटल कितना सदस्य हुआ? गीता दिमाग लगा कर रही है कि सर 5 + 1 = 6। ठीक है ना? तो फिर मोहन बैठा हुआ यहाँ पर, अब मोहन से हम यह सवाल करेंगे तो बताओ मोहन राम के गैंग में टोटल सदस्यों की संख्या 5 और सीता के गैंग में टोटल सदस्यों की संख्या 6। तो बताओ 5 सदस्य और 6 सदस्य मिल करके टोटल बताओ कि कितना टोटल तुम्हारे क्लास में सदस्यों की संख्या चयनित हुआ। बच्चा को लग रहा है कि सर जी खेल रहा है, उसको मजा नहीं आ रहा, उसको लग भी नहीं रहा कि हाँ सर जी हमको जोड़ सिखा रहे हैं, लेकिन हम तो सिखा रहे वही जो हमारा उद्देश्य था उसको तो हम भूल नहीं रहे। और लास्ट में हम करते करते 5 + 6 11 जोड़ना हम उसको सिखा भी दिए। हमने किया कुछ नहीं हुआ, हमने किया कुछ नहीं। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 5 और 6 दोनों मिलकर 11 होता है, ये कहना बड़ा आसान है, कौन कह सकता है। लेकिन 5 + 6 11 कैसे हुआ अगर इस ढंग से सिखाना थोड़ा सा तो इफेक्टिव जरूर है, बोले ना। और यही सिखाना हमारा अदर्स एक्टिविटी का रहता है कि सिखाना है आपको जोड़ घटाव गुना भाग कुछ भी सिखाइए, लेकिन अलग अलग एक्टिविटी के माध्यम से सिखाने का प्रयास कीजिए, अलग अलग गतिविधियों के माध्यम से सिखाने का प्रयास कीजिए। अगर आप गतिविधि के द्वारा बच्चा को सिखाएंगे, समझाएंगे, बताएंगे तो आपका शिक्षण प्रभावी होगा, आपका शिक्षण इफेक्टिव होगा, आपका शिक्षण रुचिकर होगा, आपका शिक्षण इंटरेस्टेड होगा और बच्चे आपके क्लास में मन लगाकर सीखेंगे और पढ़ेंगे।
सिंपल सी, क्लियर है? तो बताइए कोई भी कक्षा जो काट होगा उसको अलग अलग गतिविधि के द्वारा सिखाने और समझाने का प्रयास करना है कि नहीं करना? करना है। गतिविधियां बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आप यह बात सोचने और समझने का प्रयास कीजिए। 1 से 5 क्लास में अगर बच्चा को पढ़ाने जा रहे हैं, 6 से 8 क्लास में बच्चा को पढ़ाने जा रहे हैं, 10+2 में बच्चा को पढ़ाने जा रहे हैं, तीनों में बहुत ज्यादा अंतर है। किसका अंतर है पता है हुआ? गतिविधि का, जिसको एक्टिविटी का। तीनों जगह सिखाने का तरीका हमारा अलग अलग हो जाएगा। 5वीं क्लास के बच्चा को अगर हमको पौधा नामक टॉपिक पढ़ाना है, प्लांट नामक टॉपिक पढ़ाना है, 6 से 8 क्लास के बच्चा को पौधा नामक टॉपिक पढ़ाना है, 10+2 के बच्चा को पौधा नामक टॉपिक पढ़ाना है, तीनों जगह गतिविधि मेरा अलग अलग होगा। क्यों पता है? क्योंकि 1 से 5 क्लास के बच्चा का उम्र अलग है, क्षमता अलग है। 6 से 8 के बच्चा का उम्र अलग है, क्षमता अलग है। 10+2 के बच्चों का उम्र और क्षमता अलग है, तो क्षमता के अनुसार भी गतिविधि चेंज होता है। 1 से 5 तक के बच्चा को अगर पौधा नामक टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं और उसके सामने सीधे बोर्ड पर चढ़े और लिख दिए कि चलो आज हम लोग तुमको पौधा नामक टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, लेक्चर हमारा सुनो, कोई सुनेगा क्या? बच्चा किस क्लास का? 1 से 5। छोटा सा नेचुरल पौधा लेकर के जाएंगे, उसके बीच में रखेंगे और उससे सवाल करेंगे, बताओ बेटा यह क्या है? तब ना वह जवाब देगा कि सर ये प्लांट है, ये पेड़ है, ये तना है, ये पत्ती है, ये फलना है, चिल्ला है, कहेगा। लेकिन क्या इस गतिविधि का इस्तेमाल आप 10+2 में कर सकते हो? 10+2 में बच्चा रहेगा 18-19 साल का, किशोरावस्था से अभी अभी निकला हुआ है। आप जानते करते हैं कोई किशोरावस्था में, तो किशोरावस्था ऐसे ही मनोविज्ञान में बदनाम है। आंधी तूफान तनाव का काल, संघर्ष का काल, स्टेनले हॉल ने कहा था। अब उसमें 18 साल का बच्चा उसके सामने बीच में ले जाकर पौधा लेकर कहिए बताओ बेटा यह क्या है, तो लड़का क्या सोचेगा कि मास्टर खत्म हो गया, बाजार खत्म हो गया, कहेगा कि नहीं कहेगा? तो बताइए 1 से 5 का गतिविधि आपका 10+2 में काम दिया नहीं, और 10+2 का गतिविधि 1 से 5 में काम नहीं दिया। मतलब हमको स्पष्ट समझ में आ रहा है कि भैया उम्र और क्षमता के अनुसार हम अपने गतिविधि को बदल सकते हैं, चयन करेंगे अलग अलग। अब गतिविधि के द्वारा अगर हम सिखाएंगे तो बच्चे बेहतर सीखेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि जो हम प्लस का गतिविधि है, जो हमारा एडिशन सिखाने का गतिविधि है, वही गतिविधि हम माइनस में भी अप्लाई करें। कोई जरूरी गतिविधि बदल लो भाई, है ना? जब गुना सिखाइए कोई और गतिविधि के द्वारा सिखाइए, कर सकते हैं कि नहीं आ सकते? तो अलग अलग चीजों को सिखाने के लिए, अलग अलग कॉन्सेप्ट को सिखाने के लिए अलग अलग गतिविधियों का इस्तेमाल करना चाहिए। मतलब हमारे कहने का मतलब निष्कर्ष यह हम आपको बताना चाह रहे हैं कि एनसीएफ कहता है कि बच्चा को जब तक गतिविधि के द्वारा आप नहीं सिखाइएगा तब तक वह बेहतर नहीं सीख पाएगा। सिखाना है तो एक्टिविटी के माध्यम से। अब इतना चिल्ला करके एक लाइन को हम आपके सामने पता है क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बता रहे हैं कि पेडागोजी का स्पाइनल कोड है एनसीएफ 2005, रीढ़ का हड्डी जिसको कह सकते हैं। अगर इसको आप नहीं समझे तो पेडागोजी का पी भी आपको पता नहीं चलेगा। और इतना चिल्लाकर बोलने के पीछे कारण केवल एक ही है कि इसको समझिएगा तो पेडागोजी का बेसिक चीज आपको समझ में आ जाएगा कि मनोविज्ञान या शिक्षा शास्त्र हमसे चाहता क्या है, चाहता क्या है, यह बात आपको इसमें समझ में आए। लास्ट में हम आपको बताएंगे पूरा पॉइंट्स पढ़ने के बाद। देखो उसके बाद में कहता है कक्षा का कौन गतिविधि से जोड़ा है, ये तो हो गया ना। शिक्षण सूत्र का अधिक से अधिक प्रयोग करना। हाँ, टीचिंग फॉर्मूला, और फॉर्मूला के बारे में तो आप पहले से थोड़ा सा परिचित तो होंगे भाई। सूत्र जानते हैं ना? सूत्र किसको कहते हैं? फॉर्मूला। बताइए आप उस दिन को याद कीजिए जब त्रिकोणमिति पहली बार सीखे होंगे, आपको सिखाया हुआ लाल बटा का याद है? साइन का उल्टा कोस याद है? तो साइन मास्टर साहब बड़ा आसानी से कहेंगे, देखो बुआ ये है समकोण त्रिभुज, कहे थे ना जी, और ये है कर्ण, ये है आधार, ये है लंब, ऐसा बताए थे ना। लेकिन एक बात समझने का प्रयास कीजिएगा, जिस दिन आपको बताया था फॉर्मूला कि साइन थीटा बराबर और पूछेगा तो सीधे लंब बटा कर्ण कर देगा। और फॉर्मूला याद करने के बाद में कटाने में जो हमको मजा आता था वो मतलब हमसे अगर कोई पूछ दिया किताब में कि भाई साइन थीटा बराबर क्या होगा, और गुरुजी फॉर्मूला याद हमको करा दिया कि लंब बटा कर्ण होगा, तो सीधे मान पुट करना है और कटा कर आंसर दे देना। कितना मजा आता था ना। मतलब आप एक बात को समझने का प्रयास कीजिए, जब आपके सामने फॉर्मूला था तब चीजें आपके लिए कितना आसान हो गया था। गुरुजी यह बताया कि अगर कर्ण मालूम नहीं हो
तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, याद है? लंब और आधार के स्क्वायर को अगर तुम रूट निकालकर जोड़ दिया तो तुम्हारा कर्ण का मान निकल जाएगा। वो फॉर्मूला बताए थे गुरुजी। अगर हमको निकालने के लिए आ रहा था कर्ण, हमको पता था कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, फॉर्मूला हमको पता था, तो चीजें आपके लिए आसान थी या नहीं? बोलिए ना, आसान था। अरे बस वैसे ही टीचिंग में है, मैथ बनाना फॉर्मूला याद करने के बाद जब आपके लिए आसान हो गया था, तो वैसे ही टीचिंग कराने के लिए अगर टीचिंग फॉर्मूला को आप जान लेना तो टीचिंग कराना आपके लिए आसान है, जिस तरह से मैथ बनाना आपके लिए आसान है। तो फॉर्मूला तो कहीं भी फॉर्मूला ही होता है। अब वो चाहे वहां पर हो गया तो मैथ का फॉर्मूला, और यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे टीचिंग फॉर्मूला, शिक्षण सूत्र जिसको हम पढ़ रहे हैं। तो शिक्षण सूत्र अगर सोचिएगा मनोविज्ञान में तो बहुत सारा, 2, 4, 5, 10, 15 बहुत सारा पढ़ना, लेकिन हम आपको शिक्षण सूत्र अभी आपको नहीं पढ़ाएंगे, केवल परिचय करवा रहे हैं कि शिक्षण सूत्र होता क्या है। ठीक है, तो एक वो शिक्षण सूत्र हम आपको बता दे रहे हैं। एक शिक्षण सूत्र होता है हमारे पास में मूर्त से अमूर्त। मूर्त मतलब सीधा समझिए ना भैया कि जो दिख रहा है वो मूर्त है, और जो नहीं दिख रहा है वो क्या है? अमूर्त है। जो नहीं दिखे वो क्या है? अमूर्त है। जो दिख रहा है मूर्त, जो नहीं दिखे अमूर्त। अब जैसे मान लीजिए मार्कर आपके सामने दिख रहा है, आपको दिख रहा है, अब ये दिख रहा है तो आप इसका कर रहे हैं मूर्त दर्शन, ठीक है ना। और मूर्त दर्शन कराते हुए हमने कहा कि भाई देखो ये मार्कर है, और मार्कर का ढक्कन ब्लैक कलर का होता है, इसका नीब ब्लैक कलर का होता है, इसका बाकी का पार्ट व्हाइट कलर का है, और ये चलता भी है ब्लैक कलर। बताइए मूर्त दर्शन कराते हुए आपको हम इसके बारे में जानकारी दिए हैं? बोलिए ना, दिए हैं। अब कल जब आएंगे क्लास में तो हम इस मार्कर को दिखाएंगे नहीं, हम कहेंगे कि कल आपको मार्कर नामक टॉपिक पढ़ाए थे, बताइए उसका नीब किस कलर का था। तो आपके सामने अभी वह चीजें अमूर्त है या मूर्त है? जब सीधे पूछ रहे हैं तो अमूर्त है, लेकिन फिर भी आप जवाब दे सकते हैं कि नहीं? दे सकते हैं। काहे कि कले देखे, बोले ना। तो देखने के बाद में जितना बेहतर तरीके से आपको इस कॉन्सेप्ट के बारे में समझ में आए, तो उसी तरह से तो शिक्षण भी है। शिक्षण में भी जिस चीज को अगर दिखाकर समझाएंगे ना तो बच्चा जल्दी सीखेगा, समझ है ना। और उसके बाद में हम उस चीज को नहीं दिखाएंगे तभी सीख लेगा, क्योंकि पहले देख चुका। तो इसीलिए शिक्षण सूत्र कहता है मूर्त से अमूर्त। आप अपने को सोचिए ना कि मार्कर देख लेने के बाद कितना समझ में आ गया, इससे प्रश्न पूछने पर आप जवाब दे सकते, तो वैसे ही तो बच्चा के साथ भी होगा ना। बच्चा जो है किसी कॉन्सेप्ट को पहले देखेगा तो जल्दी सीखे, उसके बाद नहीं देखेगा तभी सीख जाएगा। क्लियर? तो हमको जाना है मूर्त से अमूर्त। मूर्त मतलब होता है दिखना, अमूर्त मतलब न दिखना। मूर्त मतलब प्रत्यक्ष, अमूर्त मतलब अप्रत्यक्ष। जो दिख रहा है वो मूर्त है, जो नहीं दिखे वो अमूर्त है। जो दिख रहा है वो क्या है? मूर्त है, और जो नहीं दिखे वो क्या है? अमूर्त है। तो पहले दिखाना है कि नहीं दिखाना? पहले दिखाना। तो दिखाने से न दिखाने की तरफ लेकर जाना ही मूर्त से अमूर्त है। बस सिंपल सी बात। तो सिखाने के लिए पहले बच्चा को दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे? दिखाएंगे। काहे कि उसको जल्दी समझ में आएगा देखने से। अब एक कहानी और बताते हैं। जैसे मान लीजिए वो राम है और दूसरा श्याम है। तो राम ताजमहल घूमने गया है, ताजमहल को राम ने देखा है, और श्याम ने ताजमहल के बारे में केवल किताब में पढ़ा। अगर आप ताजमहल के बारे में राम और श्याम दोनों से सवाल करेंगे, सबसे सटीक उत्तर सही जवाब कौन देगा? राम देगा। काहे? राम मूर्त रूप से देखा है, लेकिन श्याम तो केवल इमेजिनेशन देखा। क्लियर? तो जैसे देखने के बाद बेस्ट उदाहरण दे सकता है, आंसर दे सकता है, वैसे ही किसी बच्चा को कॉन्सेप्ट को दिखाकर पढ़ाएंगे। अब जैसे यह कहना कि बउआ पढ़ता ए फॉर एप्पल, ए डबल पी एल ई, एप्पल माने सेब, और उसको पता नहीं कि सेब कैसा होता है, तब और होकर के आमों को सेब कह सकता है, बोले ना। लेकिन अगर यह चीजें सिखाना कि ए फॉर एप्पल, ये है एप्पल, एप्पल को दिखाते हुए एप्पल शब्द सिखाना,
मूर्त रूप से दर्शन कराते हुए सबको की जानकारी देना हमारा मूर्त से अमूर्त। ये हमारा शिक्षण सूत्र है। कौन? मूर्त से बोले ना। यस सर। उसके बाद में और शिक्षण सूत्र बता रहे ज्ञात से अज्ञात। अब ये ज्ञात से अज्ञात भी हमारा क्या हुआ? ये भी हमारा शिक्षण सूत्र है। ज्ञात से अज्ञात क्या होता है देख लीजिए। जो जानकारी आपको है पहले से वो ज्ञात है, और जो नहीं है जानकारी वो अज्ञात। देखिए ना, अ मतलब न, अज्ञात मतलब ज्ञान। तो जो ज्ञान आपको नहीं है वो अज्ञात है, और जो ज्ञान आपको है वो ज्ञात है। अब ये फॉर्मूला ज्ञात से अज्ञात का नियम का है। ज्ञात से अज्ञात का नियम एक शिक्षक को जानना क्यों जरूरी है भाई? इसलिए जरूरी है क्योंकि एक शिक्षक होने के नाते ज्ञात से अज्ञात के नियम को नहीं जानेंगे तो हम समझ ही नहीं पाएंगे कि बचवा कहाँ तक जानता है और कहाँ से हमको सिखाना। बोलो क्लियर? कोई बच्चा आया, आप शिक्षक है, बोला कि सर हमारा 5वां क्लास में एडमिशन कर दीजिए, आप कर दीजिएगा? कर दीजिए क्या? आप पूछिए पहले किस क्लास में था? तो 4th क्लास। टेबल आता है तो हाँ 12 का पढ़ो, पढ़ दिया। 13 का पढ़ो, पढ़ दिया। 14 का पढ़ो, पढ़ दिया। 15 का पढ़ो तो कह रहे ना सर 15 तक आता है। तो 15 तक आता है जब यह पता कब चला है? जब उससे आप जानकारी लिए हैं तब ना। तो 15 तक आता है वो उसका ज्ञात जानकारी हो गया। हमको यह ज्ञात हो गया कि नहीं भाई 15 के बाद एक सिखाना है, और उसके लिए वो अज्ञात है क्योंकि उसको 15 के बाद जानकारी नहीं। तो जितना जानकारी है बच्चा में वो उसका ज्ञात जानकारी। अब जो पुराना जानकारी है उसके आधार पर नया जानकारी देना ही अज्ञात है, जो उसको पहले से जानकारी नहीं है। अब हमको पता हो गया ना, हमको फायदा हुआ ना कि भाई 15 के बाद ही हम इसको टेबल सिखाएंगे, 15 के पहले आपको सिखाने की जरूरत नहीं है। अब सीधे एडमिशन ले रहे होते तो हमको घाटा क्या होता है पता है? घाटा ये होता है कि बच्चा को हम टेबल सिखाना चालू कर देते और 2 दिन में पता चलता है कि 15 तक सीख लिया। तो हम उसको कहते अरे तुम तो बहुत तेज है भाई, 2 दिन में 15 तक सीख लिया। और आदमी कहते ना सर 15 तक तब पहले ये आता 2 दिन हम बर्बाद हो गया ना भाई। बात समझ में आ रहा है? तो वो 2 दिन हमारा क्या हुआ? बर्बाद हो गया। इसका मतलब इसीलिए हमको ज्ञात से अज्ञात की जानकारी होनी चाहिए। बच्चा कहाँ तक जान रहा है पहले उसको जानिए, और जितना जान रहा है उसी के आधार पर नया जानकारी देने का प्रयास कीजिए। इसी को ज्ञात से अज्ञात का सूत्र हम कहते हैं। बोलो क्लियर? समझ में आया? तो ये हो गया हमारा शिक्षण सूत्र। जो दिख रहा है वो मूर्त, जो नहीं दिख रहा वो मूर्त बता दिए है। जो ज्ञान आपको पहले से है वो ज्ञात, जो नहीं है वो अज्ञात। ये हो गया ज्ञात से अज्ञात। ये शिक्षण सूत्र अभी बहुत पढ़ना है। अनिश्चित से निश्चित, निश्चित से अनिश्चित, आगमन से निगमन, विश्लेषण संश्लेषण, संश्लेषण से विश्लेषण, फलान चिलान ढकान बहुत पढ़ना है। लेकिन अभी हम लोग शिक्षण सूत्र थोड़ा पढ़ रहे हैं। अभी तो हम लोग केवल पढ़े कि भाई शिक्षण सूत्र होता क्या, शिक्षण सूत्र से आप समझते क्या, केवल यही चीज आप पढ़े। ठीक है, आगे बढ़िए होगा। नेक्स्ट देखिएगा भाषा शिक्षण में नेक्स्ट पेज में देखिए, सूचना को ज्ञान नहीं मानना। सूचना को ज्ञान मानने से बच्चा को बचाना है। हाँ, सूचना को ज्ञान बिल्कुल नहीं मानना है भाई। पता है क्यों? क्योंकि सूचना को ज्ञान मानना हमारा सार्थक नॉलेज नहीं कहलाता एनसीए। ठीक है, अगर किसी बच्चा को हमने कहा कि भाई देखो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो बच्चा हमसे सवाल ये भी कर सकता है कि सर जी कैसे? तो हम कहें होता है तो होता है, खाली रट्टा मारो। एक होता है तो होता है, तुमको से क्या मतलब है कैसे? अगर यह बात हम उसको सिखाते हैं ना कि कैसे क्यों हुआ इससे तुमको मतलब नहीं है, तो इसका मतलब ये कि आप सूचना को ज्ञान मनवा रहे जबरदस्ती। जब हम उसको बता देंगे, आप लोगों ने प्रूफ किया होगा LHS बराबर RH, प्रूफ किया आप लोग 8, 9, 10 में प्रूफ किया, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो जब प्रूफ करके दिखा देंगे, बच्चा हमसे सवाल किया कि सर कैसे, और प्रूफ करके दिखा दिया हमने कि ऐसे, तब समझ को ज्ञान मानना हम कराना। तो बताइए सूचना को ज्ञान मानना है कि समझ को? सूचना को ज्ञान नहीं मानना, समझ को ज्ञान। हम बोले ना अंडरस्टैंडिंग बेस्ड लर्निंग, समझ आधारित अधिगम करना। सूचना को ज्ञान मानने से बच्चा को बचाना, केवल यह नहीं करना है कि जान लो होता है तो होता है, कैसे होता है हम ना जानते, बस इतना समझो कि होता है। वो सही तरीका नहीं। किसके अनुसार? एनसीएफ के अनुसार।
आधा पेडागोजी था खाली इसी टॉपिक में आपको समझ में आए मामला कैसे चलता है। उसके बाद समझिएगा, विशाल पाठ्यक्रम मोटी किताबें शिक्षा प्रणाली का सफलता का प्रतीक है। एनसीएफ कह दिया, एनसीएफ ने कहा कि विशाल पाठ्यक्रम मोटी किताबें बच्चों के शिक्षा प्रणाली का सफलता का सबसे बड़ा प्रतीक है। आज के डेट में हर मम्मी पापा बच्चों को प्राइवेट स्कूल की तरफ लेकर के जा रहे हैं, जाके देखिए और उसमें जाकर देखिए विशाल पाठ्यक्रम मोटी किताबें। एनसीएफ तो कहा था कि तीसरी क्लास में बच्चा पढ़ रहा है तो उसकी किताब का वजन 2.5 केजी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बताइए 2.5 केजी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरी क्लास में बच्चा पढ़ रहा है 1.5 केजी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। चौथी में बच्चा पढ़ रहा है 3.5 केजी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। चौथी क्लास के बच्चा को बस्ता का वजन 3.5 केजी रहता है क्या? आप बताइए 2.5 केजी रहता है 3 क्लास के बच्चे। मम्मी और पापा तो केवल बस स्टॉप पर इसलिए नहीं छोड़ने जाते हैं कि हमारा बच्चा भूल जाए, बेगवे नहीं चलता, छोड़ने जाता है। अब यह बातें जो है एनसीएफ कह दे कि विशाल पाठ्यक्रम मोटी किताबें आपके बच्चे का सबसे बड़ा सफलता का कारण। आप जाकर देखिए प्राइवेट स्कूल के बच्चे दिन रात होमवर्क के टेंशन में पड़े हुए कार्य ओकरे चक्कर में है कि फलना सर के ना बना है, फलना सर के बना दिए, है ना। खाना पूर्ति खाली करता है, पता ही नहीं। बताइए सपना में जब वो सोता है तो उस सपना यही देखता है कि फलना मैम का साइंस का पेपर है बाकी। और बताइए क्या पढ़ाई हो रहा है भाई। एनसीएफ गार्जियन इस पर एक्शन लेना चाहिए, इस पर एक्शन लेने जो एनसीएफ का नियम कहता है विशाल पाठ्यक्रम मोटी किताबें बच्चा का सफलता का सबसे बड़ा कारण। आप ये समझते हैं कि बच्चा को अलग देखिए ना जाकर के हिंदी का रफ अलग है, पेयर अलग है, सामाजिक विज्ञान का रफ अलग, पेयर अलग, साइंस का रफ अलग, पेयर सब का अलग अलग कॉपी, अलग अलग किताब, अलग अलग रफ। अब जाकर देखिए क्या वो विशाल पाठ। आपको क्या लगता है हमारा बच्चा तो दिन रात इंगेज रहता है भाई, पढ़ने में बहुत तेज है ना? इंगेज नहीं रहता, आपका बच्चा मेंटली टेंशन में जा रहा है, मानसिक तनाव आपका बच्चा में। नियम तो है नहीं करती नियम तो है, आरटी का नियम राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में बहुत सारा नियम, लेकिन फॉलो कर आप जाइए ना। एनईपी 2020 आया हमारे देश में तो कह रहा है 1 से 5 तक इंग्लिश पढ़ाना ही कह दिया है, इंग्लिश पढ़ाना ही नहीं। एनईपी 2020 में बातें कहा है कि खाली बच्चा को मातृभाषा में सिखाने का प्रयास है। अब इसका कारण है एनईपी आया है बीजेपी की सरकार में, जानते हैं ना, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के सरकार में आया तो बीजेपी जो है अपने संस्कृति का ज्यादा प्रचार करती है, तो इसलिए वो बोला है कि मातृभाषा में 1 से 5 तक पढ़ाई, क्योंकि संस्कृति बच्चा धीरे धीरे भूलते जा रहा है। प्राइवेट स्कूल में जाकर खाली इंग्लिश मीडियम में गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग कर रहा है, उसको पता नहीं कि शुभ संध्या क्या होता है, समझ रहे ना? उसको पता नहीं है शुभ संध्या क्या होता है, उसको पता है मैंगो होता है लेकिन नाम क्या होता नहीं पता। तो संस्कृति बच्चा अपना भूलते जा रहा है। खैर उस पर छोड़ेंगे। तो बताइए विशाल पाठ्यक्रम मोटी किताबें सफलता का सबसे बड़ा कारण है। मतलब आपको ये हिदायत देती है एनसीएफ 5 इसमें सुझाव दिया है कि बच्चा को उम्र के अनुसार क्षमता के अनुसार किताब कॉपी का बोझ दीजिए, उससे ज्यादा उसको बोझ मत दीजिए, नहीं तो वो बच्चा मानसिक तनाव में चला जाएगा, मेंटल टेंशन में चला जाएगा, वो बच्चा किताबी कीड़ा बन जाएगा, है ना। आप लोग क्या समझते हो कि भाई दिन रात उससे मेहनत करवाएंगे, दिन रात होमवर्क बनवाएंगे, सुबह 6 बजे से लेकर के रात को 8 बजे तक लगा हुआ है तो हमारा बेटा डॉक्टर बनेगा। बात तो सही है, बन तो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वही वो बेटा है जो बाद में वृद्धाश्रम में आपको भर्ती करेगा। और इस बात का प्रमाण हम देते हैं, जाके वृद्धाश्रम में आप जाकर के रजिस्टर खंगा लीजिए और इस बात का आकलन जाकर के उसमें किसी ऑब्जर्वेशन कीजिए, उसमें 80% लोग ऐसे हैं जिनका बेटा विदेश में इंजीनियर है, डॉक्टर है, बड़े बड़े घर के बुजुर्ग लोग जो है वहां पर कहां पर वृद्धाश्रम में पढ़ते हैं। कारण है क्या? बच्चा में मानसिक विकास तो हो जाता है, बड़े बड़े घर के बच्चों में मानसिक विकास हो जाएगा, लेकिन सामाजिक अटैचमेंट उस तक खत्म हो जाता है। सोशल अटैचमेंट, सही सामाजिक विकास नाम का भी कोई चीज होता है जो बच्चा को किताब में नहीं मिलता, वो समाज में मिलता है। बच्चा थोड़ा सा खेलेगा, घूमेगा, समझेगा, दोस्त बनाएगा, तब ना उसका सामाजिक विकास होगा। आप देखें मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में जल्दी नहीं रखते, नून रोटी खाएंगे, जिंदगी सही बिताएंगे, ये वाला मामला है मिडिल क्लास के फैमिली का। लेकिन जो हायर फैमिली है उसको ज्यादा टेंशन नहीं इस बात का, अरे मम्मी आप यहाँ पर एडजस्ट नहीं कर पाइएगा,
ये अमेरिका है, यहाँ पर बहुत हाई प्रोफाइल सोसाइटी है। कहाँ गांव से आप यहाँ पर रुकिए, हम आपके लिए व्यवस्था कर देते। वही वृद्धाश्रम, समझ रहे? तो बच्चा आपका डॉक्टर बन सकता है। वो कारण नहीं आप समझते हैं कि हमारा बेटा बदला, नहीं भाई, आपने सोशल अटैचमेंट बिल्कुल नहीं दिया बच्चा को। जब वो होश संभाला तो हॉस्टल में भर्ती किए, जब वो घूमने के लायक हुआ तो उसके बाद में आप पटना भेज दिए, जब थोड़ा सा मैच्योर हुआ तो दिल्ली भेज दिए, और वो जाकर विदेश में नौकरी कर रहा। समाज को देखा ही नहीं कभी, अहमियत को समझा नहीं कि हम मम्मी पापा नाम का भी कोई चीज है हमारे जीवन में, नहीं समझा। जब वो होश संभाला था तब तो वो हॉस्टल में था, अपने से बाल कंघी भी करने नहीं आ रहा था उसको। उस समय मम्मी को जरूरत था रहने का, नहीं रहे आप, उसका सामाजिक विकास रुक गया है, वो आपको नहीं पहचानेगा, इस बात की गारंटी देते हैं। और ये हम नहीं कर रहे तो भाई मनोविज्ञान कहता है, साइकोलॉजी कहता है, शिक्षा शास्त्र कहता है। एनसीएफ 2005 के महान लेखक इस देश के शिक्षाविदों ने यह बात कहकर चली। बोलो क्लियर? उस गुरुकुल अपने संस्कृति के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए, अपने सभ्यता को बचाए रखने के लिए गुरुकुल बनाया। गुरुकुल में पढ़ना ऐसा बात नहीं है गलत है, लेकिन उसमें एकेडमिक पढ़ाई नहीं होता है। जैसे आप चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं आप पढ़ते नहीं, यहाँ पे एकेडमिक पढ़ाई, तो वहां पर एकेडमिक पढ़ाई नहीं होता। लेकिन वो ऐसा नहीं है कि वो गलत है। हमारे संस्कृति को, हमारे समाज को अगर कोई बचाया है तो आज गुरुकुल की वजह से ही बचा, नहीं तो कब का ये उखड़ गया। अगर सोचिए शास्त्री जी या पंडित जी नहीं रहते तो पता चलता कि भाई जो विधि विधान हम लोग करते हैं ना शादी विवाह में, सब खत्म हो गया। समझ रहे ना? वो गुरुकुल ही बचा करके रखा, तो वो गलत नहीं है, सही। हर धर्म अपने प्रचार प्रसार के लिए और अपने धर्म को बचाए रखने के लिए उस तरह की व्यवस्था करता है। क्या ये मुस्लिम धर्म मदरसा है कि नहीं है? है कि नहीं है? मदरसा में बच्चों को पढ़ाया जाता है कि नहीं? उसके धर्म के बारे में शिक्षा दिया जाता है कि नहीं? दिया जाता है। तो उसमें कोई गलत बात नहीं होना चाहिए। उसके बाद आता है नैतिक मूल्यों को उपदेश देकर नहीं बल्कि वातावरण देकर स्थापित करें। नैतिक मूल्य का मतलब होता है मोरल वैल्यू, ठीक है? ध्यान दीजिए। देखिए, नैतिक मूल्य को जानने से पहले हम लोग समझेंगे संज्ञानात्मक, और उसके बाद हम लोग समझेंगे नैतिक। और ये दोनों संज्ञानात्मक विकास इसको कह दीजिए, और इसको आप नैतिक विकास कह दीजिए। ये हो गया हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट, और ये हो गया हमारा मोरल डेवलपमेंट, ठीक है बात? इसके पहले समझने का प्रयास कीजिएगा, थोड़ा बहुत ध्यान दीजिएगा। एक होगा हमारा विकास और एक होगा हमारा वृद्धि। वृद्धि को हम लोग बोलते हैं ग्रोथ, विकास को बोलते हैं डेवलपमेंट। What is meaning of growth and what is meaning of development and what difference between growth and development? दोनों में बेसिक डिफरेंस को समझिए। अगर किसी व्यक्ति के मात्रा में परिवर्तन होता है तो वो वृद्धि है, और किसी व्यक्ति के गुण में परिवर्तन होता है तो विकास है। आप ऐसे सिंपल परिभाषा दे सकते हो, किसी व्यक्ति में मात्रात्मक परिवर्तन को वृद्धि कहेंगे और गुणात्मक परिवर्तन को विकास कहेंगे। जो मात्रा में परिवर्तन होगा वो दिखेगा, और जो गुण में परिवर्तन होगा वो नहीं दिखेगा, ठीक है? जैसे हमारा नाम आदित्य है, आप लोग जानते हैं कि नहीं, बताइएगा? जानते हैं? तो मेरा नाम आदित्य है, और जब हम 3 साल के उम्र में थे तो हमारा जो शरीर का वजन है वो 10 केजी का था। अभी हमारा उम्र 26 साल है, और इस 26 साल की उम्र में हमारे जो शरीर का वजन है वो 70 केजी है। तो 10 केजी से 70 केजी पर आ गए हैं, जो दिख भी रहा है ना? अब 3 साल की उम्र में जो थे और अभी 26 साल की उम्र में है, तो हमारा वजन बढ़ा। तो आपको दिख रहा है कि नहीं? यहाँ बढ़ा है, दिख रहा है कि बढ़ा? अब बढ़ा दिखा क्या, इसको आप माप भी सकते हैं कि कितना बढ़ा। तो 60 केजी बढ़ गया, मतलब हमारे यह मात्रा में परिवर्तन हुआ है भाई, मात्रा में परिवर्तन, जिसको आप माप सकते हो, जिसको देख सकते हो, वो आपका वृद्धि है। तो हमें यह जो परिवर्तन हुआ इसको हम वृद्धि कहेंगे, क्लियर? लेकिन 3 साल की उम्र में आदित्य नाम का जो लड़का था वो केवल यह कहता था मम्मा पापा, लेकिन 26 साल की उम्र में स्टेज पर चढ़कर 3 घंटा भाषण मारता है। क्या है यह? वृद्धि है क्या? यह विकास है कि वह हमारे गुण में परिवर्तन है। तो हम ही तो उदाहरण आप सोचने का, समझने का प्रयास कीजिए। यह परिवर्तन हमारे में कौन सा है? गुणात्मक परिवर्तन। तो क्वालिटी वाला जो परिवर्तन होगा वो विकास है, दैट इज डेवलपमेंट।
और जो मात्रा वाला परिवर्तन होगा वो क्या है? वृद्धि। ठीक है बात। अब हम जो 3 साल की उम्र में केवल 4-5 वर्ड को बोल पाते थे, 26 साल की उम्र में 3 घंटा लेक्चर आपके सामने में, व्याख्या आपके सामने में हम दे पा रहे हैं, तो ये हमारे गुण में परिवर्तन। आप इसको माप नहीं सकते कि सर जी देखिए कितना डिग्री विकास हुआ है या कितना केजी विकास हुआ है, पहले कितना जो है आपका विकास था और अभी कितना केजी विकास है। क्या आप ऐसा कर सकते? नहीं, केवल आप उसको महसूस कर सकते हैं, हाँ गुण तो है, लेकिन इसको आप देख सकते हैं। किसको? वजन। तो वजन बढ़ना वृद्धि है, लेकिन गुण में परिवर्तन होना विकास। तो विकास आपको दिखेगा नहीं, वृद्धि आपको दिखेगा। बोलो क्लियर? यहाँ पर देखना होगा विकास और वृद्धि हम इसलिए बताएं क्योंकि आपको करना है संज्ञानात्मक विकास और आपको करना है नैतिक विकास। तो अब तो आप विकास नाम से अपरिचित नहीं रहिएगा। देखिए इधर, विकास नाम से क्या आप अपरिचित रहेंगे? अभी ना बताएं व्हाट इज डेवलपमेंट, विकास क्या है। इसका मतलब संज्ञानात्मक विकास लिखा होता और चाहे नैतिक विकास लिखा होता, दोनों में गुण में परिवर्तन होगा। बोले ना, क्योंकि विकास है ही गुण का परिवर्तन। तो इसको बोलेंगे हम लोग कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक बना हमारे संज्ञान से, संज्ञान को बोलते हैं कॉग्निशन, कॉग्निशन से बना कॉग्निटिव। जैसे किसी चीज के बारे में अपने दिमाग से जानकारी लेना, अपने बुद्धि से जानकारी लेना, वो आपका संज्ञान करना है। जैसे मान लीजिए चंदानी चौक में मारपीट हो गया, तो कल होकर के पेपर में आया कि चंदानी चौक पर 5:10 पर छात्रों के बीच में झड़प हो गई, जिसमें 2 छात्र मारे गए, पीटे गए, 5 छात्र घायल हो गए। और इस घटना का संज्ञान डीएम महोदय ने जाकर लिया। देखिए वहां पर लिखा है पेपर में, इस घटना का संज्ञान कौन लिया? डीएम साहब ने जाकर के लिया। अब ये संज्ञान क्या है जो हम जा करके वहां पर लिए कि भाई क्या क्या हुआ है बताओ तो, कैसे कैसे क्या हुआ। अब ये संज्ञान है। तो संज्ञान या संज्ञानात्मक जो दोनों हमारे दिमाग से जुड़ा हुआ रहेगा, हमारे ब्रेन से जुड़ा हुआ रहेगा। इट्स क्लियर? आप समझने का प्रयास करना होगा। जब अब हमको समझना क्या है? संज्ञानात्मक विकास। तो एक लाइन में समझने का प्रयास कीजिए, देहाती में एकदम ठेठ। अगर एक बात सही है, देख रहे हैं इधर, एक बात सही है और एक बात गलत है। एगो बच्चा है 10 साल का, एगो बात हम उसके सामने में सही बोलेंगे, एगो बात गलत बोलेंगे। अगर वो पकड़ लेगा ये बात आप गलत बोलेंगे, ये बात आप सही बोलेंगे। तो सही गलत का अगर बच्चा में पहचान करने की क्षमता का अगर विकास हो जाए, दैट इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट। वो कौन सा विकास कहलाएगा? संज्ञानात्मक विकास। बोलो क्लियर? अब आते हैं नैतिक विकास पर। तो फिर देखिए देहाती में एक सही बात है और एक गलत बात। सही है? एक बच्चा को फिर खड़ा कराएंगे, उससे पूछेंगे बताओ कौन सही है कौन गलत, तो पहचान लेगा अच्छा ये बात सही, ये बात गलत। और बाद में एक स्टेप और ही बढ़ जाएगा। सही गलत में पहचान करने के बाद सही के अनुसार ही काम करेगा, डिसीजन वो सही के अनुसार ही लेगा, तब हो जाएगा नैतिक विकास। दोनों में अंतर समझ में है? इस दोनों में अंतर समझ में है? इसमें केवल सही गलत में पहचान करने की क्षमता का विकास हो कि कौन सही है कौन गलत, और इसमें सही गलत में पहचान करने के बाद सही के अनुसार काम भी, तब हो जाएगा नैतिक विकास। ठीक है? हमको पढ़ना है इसमें नैतिक मूल्य। देखिए बात कहां से कहां आ गया है ना। हमको पढ़ना क्या है? नैतिक मूल्य। तो नैतिक मूल्य को बोलते हैं बाबू मोरल वैल्यू। क्या बोलते हैं? मोरल वैल्यू। और मोरल वैल्यू होता है जो बड़े बुजुर्ग हमको सिखाए हुए हैं शुरू से। हमारे दादा, हमारी दादी, हमारे पापा, हमारी मम्मी, हमारे पेरेंट्स, हमारे परिवार के लोग हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए जितने भी अच्छी अच्छी बातें हमको सिखाई हैं, वो सारा नैतिक बात है। जैसे झूठ बोलना गलत बात है, आपके पापा मम्मी आपको सिखाए होंगे, है ना। चोरी करना पाप है, सिखाए। अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, सिखाए हैं। झूठ नहीं बोलना चाहिए, सिखाए हैं।
है ना। बुरा नहीं बोलना चाहिए सिखाया है, बुरा नहीं सोचना चाहिए सिखाया है। तो जितना भी अच्छा बात बड़े बुजुर्ग के द्वारा हमको सिखाया गया अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए, वो सब हमारा कौन है, नैतिक मूल्य। दिस इज मोरल वैल्यू, वो नैतिक मूल्य कहलाएगा। लेकिन नैतिक मूल्य को केवल थेसिस देने से बच्चों में विकसित नहीं किया जा सकता। सब कोई जानता है कि माता पिता भगवान है, जानता है कि नहीं सब कोई, लेकिन समझता कितना प्रतिशत है। अब आप अपने घर में अपने बच्चा को कहिए कि बेटा सुबह सुबह जब पर चरण स्पर्श करना चाहिए, तुम आज नहीं किया है, नियम है, करो जल्दी। एक दिन तो जबरदस्ती मार लेगा वो, लेकिन दूसरा दिन फिर वो उठेगा और भूल जाएगा, और भूलेगा तो फिर उसको याद दिलाएगा बेटा कल ही बताया था कि सुबह सुबह जब कर मम्मी पापा का चरण स्पर्श करना चाहिए, करो, फिर कर लेगा। तीसरा दिन फिर याद दिलाए तो फिर किया, चौथा दिन फिर याद दिलाए तो फिर किया, पांचवा दिन आपसे एक छोटा सा सवाल करेगी, पापा ये दादा दादी आपके कौन है? तो आप कहेगा वो मेरे मम्मी पापा है। तो आप क्या बोलते हैं, सुबह सुबह जब कर मम्मी पापा का चरण स्पर्श करना चाहिए? तो पापा कहेंगे हाँ बिल्कुल करना चाहिए, इसीलिए तुम कराते भी है। तो आप दादा दादी के काहे नहीं करते हैं? पॉइंट है, लेकिन पिताजी के पास उस समय कोई उत्तर नहीं रहेगा। उत्तर केवल अगर बहुत बोलता है जाओ होमवर्क बनाओ, उत्तर केवल यही ना रहेगा। लेकिन सच्चाई है कि वो बच्चा कहेगा, पता है क्यों कहा है? क्योंकि आपने नैतिक मूल्य को विकसित करने के लिए अपने घर में वातावरण नहीं बनाया, केवल थेसिस दिया, उपदेश दिया कि इसे करना चाहिए। अरे भाई अब अपने माता पिता कीजिए ना, आपका बच्चा आपका करना चालू कर देगा। तो नैतिक मूल्य को हम थेसिस देने से विकसित कर सकते हैं या वातावरण देकर? बताइए। अगर हम अपने मम्मी पापा का चरण स्पर्श सुबह सुबह करते, अगर मम्मी पापा का आदर सम्मान करते, इज्जत करते, तो हमारा बच्चा हमको खुद करेगा, क्योंकि वो इन्वायरमेंट है उसका, वो उसका वातावरण। बोलो क्लियर? तो नैतिक मूल्य को बच्चा को उपदेश देकर नहीं हम स्थापित कर सकते हैं, बल्कि वातावरण देकर के स्थापित कर सकते हैं। सीधे टीवी पर आस्था चैनल पर आकर के बाबा जी की यह बात कहने से ज्यादा सार्थक नहीं हो जाएगा कि यहाँ पैसा दुनिया में कुछ नहीं होता है। वह तो देते हैं बड़ा आसानी से, आस्था चैनल पर जाकर के देखिए 8 बजे सुबह सुबह भाषण मारते रहे। देखो भाई पैसा कुछ नहीं है, माता पिता के चरणों में चारों धाम है, तुमको मथुरा वृंदावन जाने की कोई जरूरत नहीं है। घर में तुम अपने मम्मी पापा का सेवा करो, वही तुम्हारा सच्चा मेवा, कहते हैं। 1000 लोग को उनके सामने बैठा करके, 1000 लोग बैठा उनके सामने, अब वहां पर जाकर के भाषण दे रहा है, उसमें से 500 से 800 लोग अपने मम्मी पापा को घरे छोड़कर वृंदावन आए तो भाषण सुन। सच्चाई यही। तो थेसिस देना और इन्वायरमेंट में उसको अप्लाई करना दोनों बनता है। तो एनसीएफ कहता है कि नैतिक मूल्य को बच्चा को सिखाइए, लेकिन बच्चा में कैसे सिखाना है? वातावरण स्थापित करना, उपदेश नहीं देना। बताए समझ में आया? कुछ थोड़ा सा समझ में आया? तो आज हमने आपको बताया एनसीएफ 2005 के बारे में, कुछ विशेषताओं के बारे में। सबसे पहले बताइए शिक्षा का अभी तक का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज कौन है? सभी लोग बोलेगा एनसीएफ 2005। ज्ञान को स्कूल के अलावा बाहरी जीवन से जोड़ना है कि नहीं जोड़ना? अगर बाहरी जीवन से जोड़कर पढ़ाएंगे तो बच्चा जल्दी सीखेगा, बोलिए ना। अच्छा, पढ़ाई को रटने की प्रणाली से फ्री करना है, समझने की प्रणाली तरफ लेकर के उसको आना है। पाठचर्या पाठ पुस्तक केंद्रित होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। जितना बुक में दिया वो नहीं पढ़ाना है, किताब के बाहरी चीजों को भी सिखाने का प्रयास करना है कि नहीं करना? राष्ट्र के प्रति बच्चों में आस्था जागृत करना है। बताए ना उदाहरण, वंदे मातरम, जय हिंद जय भारत, याद रहेगा। कक्षा कक्ष को अदर्स एक्टिविटी से जोड़कर सिखाना है। अदर्स एक्टिविटी से जोड़कर सिखाने पर फायदा क्या होगा, लाभ क्या होगा? क्योंकि बच्चे हमारे बात को जल्दी सीखने का, समझने का प्रयास करेंगे। और उसके बाद बताइए शिक्षण सूत्र का अधिक से अधिक प्रयोग करना है। और बताए ना